डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में और लर्न वोकैबुलरी सेशन में। आज हम आ गए हैं डे 4 स्टेप 2 में। तो जैसे कि हमारा शेड्यूल होता है, स्टेप 2 में हम करते हैं फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑफिशियल और फॉरेन वर्ड्स को। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले और तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। और हम आ गए हैं पहले चरण में फ्रेजल वर्ब पर। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो देखते हैं कि पहली फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट रिड ऑफ। देखिए स्टूडेंट, वैसे भी गेट रिड का मतलब छुटकारा या मुक्ति पाना होता है, किसी चीज से छुटकारा पा लेना या मुक्ति पा लेना। देखिए, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग दैट इज नो लॉन्गर नीडेड, यानी उस चीज को निपटा देना, उस चीज को निपटा देना, हटा देना, निपटाना या हटाना, जिसकी अब हमें नो लॉन्गर नीडेड, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमने उस चीज से एक तरीके से छुटकारा पा लिया है, हमने उसको निपटा दिया जिसकी हमें जरूरत नहीं है। गेट रिड ऑफ। और ऐसे प्रेपोजिशन के रूप में भी ये पूछा जा सकता है कि गेट रिड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो ऑफ आएगी। गेट रिड ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी को निपटाना या हटाना जो जिसकी अब जरूरत नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं। सी नेवर गेट्स रिड ऑफ हर प्रॉब्लम्स, यानी उसको अपनी प्रॉब्लम से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स कभी निपटती नहीं, हर टाइम उसके सामने नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती है। नेक्स्ट इज गिव आउट। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गिव आउट। गेट, जैसे मैंने आपको कहा था गेट थ्रू, वैसे गिव आउट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। और गिव, देखिए गिव यानी देना, आउट यानी बाहर, यानी कोई चीज उसको बाहर कर देना, जो पहले अंदर थी, पहले सीमित थी, उसको बाहर कर देना। तो इसका मतलब अनाउंस और ब्रॉडकास्ट समथिंग, यानी किसी चीज की घोषणा या फिर घोषणा या उसका प्रसारण, ब्रॉडकास्ट कर देना, उसको बड़े वे में सबके सामने जनता या लोगों से शेयर कर देना, तो इसको कहते हैं गिव आउट। दे गेव द नेम्स ऑफ द विनर्स आउट लास्ट नाइट। उन्होंने लास्ट नाइट विनर्स के नामों की घोषणा की। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो विनर थे उनके नामों को पब्लिकली सबको बताया और उसकी घोषणा की, यानी ब्रॉडकास्ट किया या उसको अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट, इसका जो पहला यूज है वो है अनाउंस और ब्रॉडकास्ट, यानी घोषणा या प्रसारण करना। तो दूसरा इसका मतलब है गिव आउट, यानी गिव आउट दूसरे को देना। आप सीधा समझिए, गिव आउट यानी डिस्ट्रीब्यूट और इशू करना, यानी वितरित करना या जारी कर देना। वितरित या जारी करना, कोई चीज को इशू कर देना कि ठीक है ये उनके लिए इशू है, इनको दी जाती है या डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। जैसे देखिए, he is giving leaflets out in front of the station। वो स्टेशन के सामने लोगों को लिफलेट्स दे रहा है। आप जिसको पैम्फलेट्स कहते हैं, वो लिफलेट्स भी होते हैं। तो वो लोगों को वितरित कर रहा है, उसमें कोई सूचना या जानकारी हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना या इशू करना, इसको भी गिव आउट ही कहते हैं। देखिए, गिव यानी देना, आउट यानी बाहर। बड़े लेवल पर है तो अनाउंस करना या ब्रॉडकास्ट करना, कोई पैम्फलेट या ऐसी कोई चीज है तो उसको वितरित कर देना। और तीसरा इसका है यूज टू कम टू एन एंड। जी हां, अंतिम स्थिति में आ जाना, यानी समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। कम टू एन एंड। देखिए, आफ्टर अ मंथ देयर फूड सप्लाई गेव आउट। एक महीने के बाद उनकी सप्लाई, जो फूड ऑफ सप्लाई थी, वो समाप्त हो गई, यानी जितना फूड था उन्होंने कंज्यूम कर लिया, उन्होंने यूज में ले लिया। तो हम कह सकते हैं गिव आउट जो एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इस रूप में इसका पहला यूज है अनाउंस और ब्रॉडकास्ट समथिंग, डिस्ट्रीब्यूट और इशू। ये लगभग सेम से यूज है, लेकिन यहां पर गिव आउट का मतलब हो गया आउट हो गई, कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई। तो यहां पर टू कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं फ्रेजल वर्ब के गिव अवे। फिर से इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गिव अवे। देखिए, आपने स्टूडेंट सुना होगा एनुअल फंक्शन या किसी पे भी द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट और प्रेजेंट, यानी वितरित करना या किसी को देना।
तो वितरित करने के सेंस में फिर से आया है, वितरित करना, गिव अवे। तो विथ दिस बुक दे आर गिविंग अवे अ फ्री डीवीडी। इस बुक के साथ वो एक डीवीडी भी फ्री दे रहे हैं, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एज ए प्रेजेंट उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ बुक के साथ वो सीडी या डीवीडी जो है वो मिल रही है। तो गिव अवे का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ही मान लीजिए यही है कि किसी चीज को किसी को देना एज अ गिफ्ट या एज अ प्राइज स्पेशली। नेक्स्ट इज गिव बैक। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले आपको याद है हमने गेट बैक की थी। गेट यानी प्राप्त करना, बैक यानी वापस। अब आपने प्राप्त की, उस आपके लिए वो चीज क्या होगी, कोई चीज आपकी गई हुई थी, कोई बुक गई हुई थी, वो वापस आपने प्राप्त की, तो यू हैव गॉट बैक इट। लेकिन वो पर्सन जिसने दी है वो कहेगा आई हैव गिवन इट बैक टू यू, मैंने इसे तुम्हें वापस दे दिया है। तो गिव बैक का मतलब क्या हो गया, लौटाना, कोई चीज को लौटा देना, लौटाना, वापस दे देना। रिस्टोर, रिस्टोर यानी जहां से थी उसको वापस वहीं पे दे देना। ए थिंग टू इट्स ऑनर यानी मालिक को फिर से लौटाना, जो उस चीज का वास्तविक मालिक है उसको लौटाना। तो गिव यानी देना, बैक यानी वापस, सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है। तो आई गेव द मनी बैक दैट शी हैड लेंट टू मी, मैंने वो पैसा वापस लौटा दिया जो उसने मुझे उधार दिया था। तो स्टूडेंट, इस रूप में हम कह सकते हैं कि गिव बैक का मतलब हो गया कोई चीज को वापस लौटाना। नेक्स्ट इज गिव अप। फिर से एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गिव की बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनमें से आपके सामने मैंने 3 आपको बता दी है। गिव अप, गिव अप का मतलब सीधा सीधा होता है कि किसी चीज को छोड़ देना। गिव अप, छोड़ देना, यानी अबैंडन और डिसकंटिन्यू, किसी चीज को त्याग कर देना, छोड़ देना, त्याग करना, छोड़ना, इस सेंस में आप गिव अप का यूज करते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। और क्या चीज, जैसे कोई हैबिट हो, कोई स्पोर्ट आप खेल रहे थे वो हो, स्टडी हो एटसेट्रा, तो उसका त्याग करना या छोड़ देने को गिव अप कहते हैं। आपने सुना होगा नेवर गिव अप होप, यानी आशा का त्याग कभी मत करो, आशा को कभी मत छोड़ो। क्विट, क्विट की तरह इसका मीनिंग होता है, यानी कोई चीज को क्विट कर देना, छोड़ देना। तो आप देखिए, he has given up smoking recently, उसने अभी हाल ही में स्मोकिंग यानी स्मोकिंग की उसको आदत रही होगी, हैबिट थी, उसने वो छोड़ दी। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही गेव अप हिज स्टडी, तो यहां पर हम कहेंगे गरीबी के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो ये जो है क्विट करना या गिव अप बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आपको ध्यान रखना है। तो गिव अवे का मतलब फिर से वापस एक बार हम रिपीट करते हैं तीनों फ्रेजल वर्ब का। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट और प्रेजेंट, देना या वितरित करना। गिव बैक यानी वापस, जो ओनर है किसी चीज का उसको लौटाना। और गिव अप का मतलब छोड़ देना या त्याग कर देना। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स है इस सेगमेंट में काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आई है, आपको उनका ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम। देखिए हम आ गए हैं ऑपोजिट और सिनोनिम्स में। सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स मतलब एंटोनिम। जी हाँ स्टूडेंट, आज का वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी साफ साफ। कैंडिड साफ साफ या स्पष्ट। अब आप देखिए, जो भी चीज साफ हो, जिसमें कोई दुराव छिपाव ना हो, जो क्लियर हो और जो हम कह सकते हैं स्पष्ट हो, ओपन हो, खुली हो, वो उसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। और जो छुपी हुई हो, जो हिडन हो, जो कवर्ड हो, वो सारे उसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। अब आप देखिए, कैंडिड का मतलब ओपन, ओपन, ओपन टॉक, खुली बात, स्पष्ट बात। अब आप देखिए रियल, जो वास्तव में हमारे सामने है, रियल। अनबायस्ड, देखिए स्टूडेंट ये है अनबायस्ड, इसका मतलब क्या हुआ? ओपन, रियल, अनबायस्ड। अनबायस्ड, बायस का मतलब क्या होता है? किसी तरफ पक्ष हो, हमारा पक्षपातपूर्ण। बायस्ड होता है पक्षपातपूर्ण, और बायस का मतलब किसी विशेष चीज का पक्ष या झुकाव होता है। अनबायस्ड का मतलब जो स्पष्ट है, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है, किसी की तरफ प्रेजुडिस्ड वे में नहीं है, बिना पक्षपातपूर्ण एकदम स्पष्ट हो,
इम्पार्शियल, देखिए पार्शियल का मतलब, फिर देखिए पार्शियल का मतलब होता है किसी अधूरा, एक तो, और एक दूसरा किसी की तरफ पक्षपातपूर्ण होता है। इम्पार्शियल का मतलब भी सीधा होता है, वही बिना पक्षपात के, ओपन या रियल। आउटस्पोकन, कुछ लोग आउटस्पोकन होते हैं, जो सामने होता है वो बोल देते हैं, यानी वो स्पष्टवादी होते हैं, साफ साफ बोलने वाले होते हैं। तो आउटस्पोकन का मतलब भी साफ साफ बोलने वाला और सीधा बोलने वाला, सीधी बात, नो बकवास वाली स्थिति। फेयर, जी हाँ, फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब भी साफ होता है। फेयर एंड लवली तो आपने सुना ही होगा। तो फेयर का मतलब फेयर पॉलिसी, फेयर प्राइस, इसका मतलब स्पष्ट और साफ प्राइस, जो इसमें कोई दुराव छिपाव वाली बात ना हो, उसको फेयर कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, सीधा बढ़ना आगे, यानी स्पष्ट और सीधा, सीधा होना, कोई चीज में उसमें दुराव छिपाव की स्थिति ना हो, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। ही टॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली, इसका मतलब वो सीधा बोलता है, मतलब उसमें दुराव छिपाव नहीं है, ओपनली, या हम कह सकते हैं कैंडिडली वो ये चीज कहता है। ट्रूथफुल, सच्चा, तो सच्चाई होगी, वो स्पष्ट ही होगी। फ्रैंक, जो फ्रैंकली बिना दुराव छिपाव के अपनी बात ओपनली कह देता है, फ्रैंक। सिंसियर, सिंसियर का मतलब भी जो निष्ठावान हो, जिसके मन में कोई दुर्भावना ना हो, ऐसे व्यक्ति को सिंसियर कहते हैं, और ये भी कैंडिड का ही सिनोनिम है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और जस्ट का मतलब भी होता है उचित या न्यायपूर्ण। अब आप फिर से नजर डालिए इन सब पर, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैंडिड का मतलब स्पष्ट, साफ साफ, ओपन होता है, बिना किसी दुराव छिपाव के होता है। तो ये जो वर्ड्स है, ये सिनोनिम्स कैसे हुए? ओपन, खुला, रियल, वास्तविक, अनबायस्ड, बिना किसी पक्षपात के, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, बिना किसी पक्षपात के, आउटस्पोकन, प्रत्यक्ष या सीधा बोलने वाला, फेयर, साफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, ट्रूथफुल यानी सच्चा, फ्रैंक यानी ओपनली बोलने वाला, सीधा सीधा, फ्रैंक बिना दुराव छिपाव के, सिंसियर यानी निष्ठावान हो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब भी ईमानदार, जस्ट यानी उचित या न्यायपूर्ण। तो ये कैंडिड के हो गए सिनोनिम्स। अब हम आते हैं एंटोनिम्स पर। अब आपको पता है, जब कैंडिड का मीनिंग पता है, स्पष्ट या साफ साफ होता है, तो जो कवर्ड हो, जो दुराव छिपाव वाला हो, जो स्पष्ट ना हो, जो पक्षपातपूर्ण हो, वो इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब जो अपने में रहता हो, रिजर्व्ड नेचर का पर्सन, जो साफ साफ समझ में ना आए, जो साफ साफ कहे नहीं, ऐसे पर्सन को हम रिजर्व्ड कहते हैं। रिजर्व्ड नेचर, रिजर्व्ड हो, जिसने अपने अंदर भर रखा हो, अभी भी कुछ बोल नहीं रहा हो, फ्रैंक नहीं। एम्बिग्यूअस, जी हाँ, द्विअर्थी, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है द्विअर्थी, जिसके दो अर्थ निकल रहे हो, सीधा अर्थ जिसका नहीं निकले। डिसीटफुल, देखिए डिसीटफुल का मतलब होता है छद्म या धोखेबाजी से युक्त, जो सीधा ना हो, जो छद्म हो, जो धोखेबाजी से पूर्ण हो। डबल डीलिंग, देखिए स्टूडेंट, डबल डीलिंग का मतलब इधर भी डीलिंग कर रहा है और इधर भी डीलिंग कर रहा है। जैसे हमारे कहावत है कि चोर को कहना, मालिक को कहना जागो, और चोर को कहना भागो। तो ये दोनों चीजें डबल डीलिंग हो रही है, दोनों के साथ ही क्या हो रहा है? वो डीलिंग कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को डबल डीलिंग वाला पर्सन कहते हैं। कनिंग, चालाक, बहुत ज्यादा चालाक, कनिंग। मिसलीडिंग, जो हम कह सकते हैं गलत दिशा की तरफ ले जाए, वो छद्म हो या बुरा हो, उसको मिसलीडिंग कहते हैं। क्राफ्टी, घाघ जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाक या घाघ व्यक्ति, जो बहुत ही क्राफ्ट, जो अंदर मन में षड्यंत्र रचता हो, उसको क्राफ्टी कहते हैं। तो शटल, जो सूक्ष्म हो, जो इजीली समझ में ना आए, बहुत ही अंदर की बात रखने वाला, शटल, शटल कमेंट होता है, ऐसा कमेंट जो सीधा ना हो, जिसके अंदर, जिसको समझने के लिए हमें अपनी माइंड को लगाना पड़े, जबकि आउटस्पोकन या स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधा सीधा। डिसेप्टिव, फिर से वही हो गया धोखेबाज वाली बात, धोखापूर्ण हो, जिसमें धोखा हो, वो डिसेप्टिव हो गया। और डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, तो बेईमान तो स्पष्ट हो ही नहीं सकता।
इस रूप में हम कह सकते हैं कैंडिड मतलब स्पष्ट होता है, साफ साफ होता है। तो रिजर्व मतलब अपने अंदर बात रखने वाला, एम्बिगुअस द्विअर्थी, डिसीटफुल छद्म, डबल डीलिंग दो तरह की दोगली बातें करने वाला, दोगली नीति पर चलने वाला, कनिंग यानी चालाक, मिसलीडिंग यानी गलत दिशा में ले जाने वाला, क्राफ्टी यानी चालाक, धूर्त, इसके लिए एक वर्ड और आता है हिंदी में धूर्त, वो भी क्राफ्टी होता है। शटल, शटल मतलब बहुत ही सूक्ष्म या बहुत ही ऐसी बात जो ओपन ना हो, जिसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़े। डिसेप्टिव यानी धोखेबाजी पूर्ण हो गया, और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान हो गया। तो आज के सेगमेंट के जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है वो कैंडिड वर्ड के साथ हमने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये है, हम आ गए हैं फॉरेन वर्ड्स में। फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, यहां ऐसे विदेशी भाषा के शब्द जो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? इमेरिटस। इमेरिटस, जी हाँ स्टूडेंट, इमेरिटस का मतलब ये एक लैटिन भाषा का शब्द है इमेरिटस, जिसका मतलब रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव सर्विस। जैसे जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया हो, जो एक्टिव सर्विस से हट गया हो, उसको सेवानिवृत्त कहते हैं हिंदी में, उसको इमेरिटस कहते हैं। यानी जैसे सोल्जर्स हो या कोई भी व्यक्ति जो एक एक्टिवली सेवा कर रहा था वो वहां से रिटायर हो गया तो उसको इमेरिटस कहते हैं, और ये लैटिन भाषा का वर्ड है। एमिनेंस ग्राइज, जी हाँ एमिनेंस ग्राइज, ये भी आप देखिए विदेशी भाषाओं में फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एमिनेंस ग्राइज। एमिनेंस ग्राइज का मतलब क्या हुआ? पावर बिहाइंड द थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन, राजा का सिंहासन जिस पर बैठकर वो राज्य चलाता है उसको थ्रोन कहते हैं। या राजा की पावर का सिंबल हो गया। तो पावर बिहाइंड द थ्रोन का मतलब राजा की शक्ति या किंग की जो शक्ति होती है, जो उसे राजा बनाती है, उस शक्ति को ही एमिनेंस ग्राइज कहते हैं, और ये फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट इज ऑन रूट। ऑन रूट, अब देखिए ये फ्रेंच वर्ड है, और ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो मारवाड़ी बोलने वाला वर्ड व्यक्ति भी जानता है कि इसका मीनिंग क्या हुआ। हम नॉर्मली बोलते हैं ये गाड़ी, ये बस कौन से रूट की है, तो रूट वर्ड हमारे लिए एक रूट यानी रास्ता, इस रूट में ये पड़ता है, ये गांव इस रूट में पड़ता है, तो रूट का मतलब रास्ता हो गया। तो ऑन रूट का मतलब क्या हुआ? ऑन द वे, रास्ते पर स्थित होना, रास्ते पर स्थित, उसको कहते हैं ऑन रूट। और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब रास्ते पर स्थित होना होता है। और नेक्स्ट इज एंटेंट कॉर्डियल। देखिए ये जो वर्ड है ये भी फ्रेंच वर्ड है, और इसका प्रोनाउंसिएशन है एंटेंट कॉर्डियल। एंटेंट कॉर्डियल। तो अब आप ये देखिए, एलियंस बिटवीन कंट्रीज, दो या दो से अधिक देशों के बीच जब अलायंस बनता है, जब कोई गठबंधन बनता है, तो उसको कहते हैं एंटेंट कॉर्डियल। और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब अलग अलग देशों के बीच आपस में, जैसे नेटो है वो भी क्या है? अलायंस है कंट्रीज के बीच। या उससे पहले आपने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी के बारे में सुना होगा। तो ये जो अलायंस है, अलायंस कंट्रीज का मतलब अमेरिका, रशिया, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जिन्होंने मिलकर, और जर्मनी, इटली, जापान, इनको हराया था। तो ये एक देशों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ संधि करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा अलायंस बनाते हैं, इसका मतलब हो गया गठबंधन। लेकिन ये गठबंधन कौन सा गठबंधन है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वो नहीं है। वैसे देशों के बीच की संधियां जिसमें वो अपने हितों के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर किसी अन्य देशों के प्रति अगेंस्ट में अपनी संधि रखते हैं, उसको बोलते हैं एंटेंट कॉर्डियल, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है भिन्न भिन्न देशों के बीच का अलायंस या गठबंधन। तो ये फॉरेन वर्ड्स थे आज के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये है ऑफिशियल वर्ड्स। ऑफिशियल वर्ड्स, ये जो ऑफिशियल वर्ड है यानी कार्यालय शब्द है, ऑफिशियल वर्ड्स के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वर्ड्स है, उनके बारे में हम जानते हैं।
डिस्क्रिपेंसी। जी हाँ स्टूडेंट, डिस्क्रिपेंसी इसका मतलब क्या हुआ? विसंगति। कहना कुछ करना कुछ, या कोई ऑर्डर में विसंगति आ जाए कि ऊपर कुछ और चीजें दी हुई है, नीचे उसके अलग दिया हुआ है, तो उस चीज को, उस विसंगति को, उस गलती को, उस असमानता को डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, विसंगति। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है सोचने समझने की पावर, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, यानी क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग को पहचान कर सही निर्णय लेने की शक्ति को डिस्क्रिशन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विवेक। नेक्स्ट इज डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना या किसी चीज को नकार देना, तो उसकी पिटीशन जो है वो डिसमिस्ड कर दी गई कोर्ट के द्वारा, तो डिसमिस का मतलब हो गया खारिज करना। और ये भी ऐसा वर्ड है जो हम जनरली बोलते हैं, यूज में लेते हैं कि भाई डिसमिस, ये डिसमिस हो गई, इसका मतलब खारिज हो गई। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। आपने कोर्ट में सुना होगा, जज कहता ना ऑर्डर ऑर्डर, जब कोर्ट में बहुत ज्यादा हो हल्ला या शोर शराबा होने लगता है तो जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर, यानी मेंटेन द ऑर्डर, और जो शांति है, जो पीस है कोर्ट की, वो बनाए रखिए। तो यहाँ पर डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? विकार या अव्यवस्था। जब ऑर्डर का मतलब व्यवस्था होता है और आपने समझ लिया यहाँ ऑर्डर का मतलब व्यवस्था हो गया, एकदम समझ में आ गया, तो डिसऑर्डर का मतलब खराबी, विकार या अव्यवस्था को हम डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पोजल। देखिए स्टूडेंट, डिस्पोजल आइटम्स हम यूज करते हैं, हमने चाय पी डिस्पोजल कप में और उसको वहीं पे कचरे के पात्र में डाल दिया, तो यानी ऐसे डिस्पोजल ग्लासेस होती है। डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज को निपटाना। अब डिस्पोजल जो तुरंत निपटा दी जाए, यानी निपटान करना या निस्तारण करना। तो डिस्पोजल आइटम्स होते हैं, हालांकि वो जल्दी से वैसे नेचर में डिस्पोज नहीं होते, लेकिन उनके पीछे कॉन्सेप्ट यही कि यूज किया और उनको थ्रो नहीं करना, बल्कि कचरा पात्र में ही थ्रो करना। इतना तो हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे अंदर एटिकेट्स होने ही चाहिए। तो डिस्पोजल का मतलब निपटान या निस्तारण करना, किसी चीज को निपटाना। नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि ऊंच नीच होना, भेदभाव होना, या दो चीजों में समानता नहीं होना, इसको कहते हैं असमानता। डिस्पैरिटी यानी असमानता। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन वर्ड आपने सुना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में घोल होता है जिसमें वो कोई चीज घुल जाती है, वो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब हल भी होता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब किसी चीज को किसी चीज में विघटित कर दिया जाए, विघटन को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। किसी चीज का विघटन हो गया, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया या उसको पूरी तरीके से हटा दिया, तो उसको कहते हैं विघटन। नेक्स्ट इज डिट्टो। ये वर्ड भी वैसा वर्ड है जो इलिटरेट पर्सन भी बोलता है कि उसकी डिट्टो कॉपी है एकदम, वो डिट्टो वैसे ही करता है जैसे मैं कहता हूं। तो डिट्टो का मतलब यथोपरि। आपने देखा होगा कि जैसे ऊपर कोई लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नीचे इस तरीके से डू या इस तरीके से आपने अक्षर देखे होंगे, इस तरीके की जो चीज डॉक्यूमेंट्स में दिखती है, ये एक्चुअल में डिट्टो है। डिट्टो का मतलब क्या होता है कि जैसा ऊपर कहा गया है वैसा का वैसा। इट मींस यथोपरि, यथा ऊपर, जैसा ऊपर लिखा गया है, ऊपर कहा गया है, वैसा का वैसा। डिटो यानी यथोपरि। नेक्स्ट इज डोमिसाइल। किसी व्यक्ति के जहां वो रहता है, पैदा होता है, जहां की उसके पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, उसे उसका मूल निवास बोला जाता है। मूल निवास या अधिवास। तो डोमिसाइल, आप जानते हो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है अपने को, तो मूल निवास प्रमाण पत्र को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। से मूल निवास या अधिवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, और मूल निवास को इंग्लिश में डोमिसाइल कहा जाता है। डोमिसाइल आप ध्यान रखें, डोमिसाइल है मूल निवास का मतलब। और
इंग्लिश में, और उसको कई बार कुछ लोग और अदर वर्ड से उसको बताते हैं, लेकिन मूल निवास को टेक्निकली ऑफिशियल रूप में डोमिसाइल कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग ऑफिसर। देखिए स्टूडेंट, एक वर्ड आता है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना, इसलिए आपने चेक वगैरह पर या जो पैसे निकालने वाली बैंक में हम जाते हैं, ड्रॉअर्स साइन, यानी जो पैसे निकाल रहा है उसके सिग्नेचर। ड्रॉअर का मतलब होता है जो पैसे निकाल रहा है। पैसे निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है आहरण। पैसे निकालने की प्रक्रिया को आहरण किया कहा जाता है। इसमें वैसे किसी का हम हरण नहीं करते, जैसे रावण ने माता सीता का किया था, वैसे कोई हरण नहीं है, लेकिन ड्रॉअर का मतलब होता है आहरण करने वाला, पैसे निकालने वाला व्यक्ति। तो अब आप देखिए ड्रॉइंग ऑफिसर, और ऑफिसर का अपने आप में क्या मतलब होता है, अधिकारी, इसलिए ड्रॉइंग ऑफिसर का मतलब आहरण अधिकारी। स्पेशली ऑफिसेज में, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो जहां पर कोई व्यक्ति पैसे निकालने की पावर रखता है, यानी उसके पैसे के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग ऑफिसर यानी आहरण अधिकारी कहेंगे, क्योंकि वो ही उनके साइन से ही चेक से पैसे निकाले जा सकते हैं स्कूल के अकाउंट से, इसलिए उसे आहरण अधिकारी। ऐसा किसी भी विभाग में कोई भी व्यक्ति जो अधिकारी होता है वो वहां का ड्रॉइंग ऑफिसर होता है। नेक्स्ट इज ड्यू। ये माउंटेन ड्यू नहीं है DEW वाला कि डर के आगे जीत है, लेकिन ये है DUE, ड्यू। आपने सुना होगा कि बिल की ड्यू डेट क्या है, या क्रेडिट कार्ड के बिल की ड्यू डेट क्या है, इस चेक की ड्यू डेट क्या है। ड्यू का मतलब जिस दिन आप उसका भुगतान कर सकते हो या ले सकते हो, ड्यू उसको कहते हैं। जैसे बिल किसी दिन ड्यू है, इसका मतलब वो ड्यू डेट आ गई, उसके बाद वो पेनल्टी से ही एक्सेप्ट होगा। तो ड्यू का मतलब होता है देय, ड्यू डेट, जिस दिन वो दिया जा सकता है, तो देय डेट, ड्यू डेट, देय तारीख, देय दिनांक। तो ड्यू का मतलब हो गया देय, जो देने। जैसे अगर आप में अमाउंट ड्यू है, इसका मतलब कोई व्यक्ति आप में मांगता है और आपके लिए वो राशि देय है, मतलब आपको उस व्यक्ति को वो राशि देनी है। तो स्टूडेंट, इस रूप में हम फिर से एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति होती है, डिस्क्रिशन यानी विवेक, राइट रॉन्ग का डिफरेंस करने की पावर, डिसमिस का मतलब डिसमिस, खारिज कर देना, डिसऑर्डर, ऑर्डर से उलट, विकार या अव्यवस्था को कहते हैं, डिस्पोजल मतलब निपटान या निस्तारण करना, डिस्पैरिटी असमानता, डिसोल्यूशन विघटन, डिटो यथोपरि, डोमिसाइल मूल निवास या अधिवास, ड्रॉइंग ऑफिसर आहरण अधिकारी, और ड्यू का मतलब होता है देय। तो स्टूडेंट, इस रूप में आज हमने ऑफिशियल वर्ड्स भी देखे। तो इसी के साथ आज की जो हमारी डे 4 स्टेप 2 की यात्रा है वो कंप्लीट हुई। हम फिर से अगले दिन के लिए नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी राय अपने कमेंट्स में जरूर दें। आपको जो भी लगता है, अच्छा बुरा, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है वो जरूर आप बताएं। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी लाभ हो रहा है, आपको लग रहा है हाँ ये अच्छा है, हमें अच्छी जानकारी मिल रही है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।